पूरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई का जो मेंस का एग्जामिनेशन है पेपर 1 उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिकोड करने का मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री अकेला सोचते हैं तो आपको लगता है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। इसका मतलब है बहुत सारा पढ़ने को है, केवल एक पार्ट में। लेकिन मैं आपको बोलूँगा जब आप सिलेबस देखते हैं और सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर हम सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर मैं 3 सोर्स बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है। देखिए ऑलरेडी मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की बात की थी, लेकिन कुछ लोगों को वो सही भी है क्योंकि कुछ लोगों को ये लगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेवल का बता दिया है और सही बात भी है कि टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम टाइम है आपके पास मेंस के लिए, तो ऐसे टाइम में स्पेक्ट्रम जैसी बुक कंप्लीट करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तो नहीं मतलब केवल 2 ऐसे वो बताऊँगा सोर्स जिनमें से एक तो आपको पता ही है लूसेंट। दूसरा एक मैं आपको पीडीएफ दूँगा जो कि मेरे पास है और लगभग 60 पेजेज़ की है, 60 या 70 पेजेज़ की। तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप अपना रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वो यूपीएससी लेवल का कंटेंट है उसमें पूरा, तो वो भी एक जो लेवल वाली बात है, वो भी आपकी वहाँ से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर कैसे पढ़ना है, देखिए कैसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से मिलेगी और इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज़ की मेंस के पेपर में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम सारी चीज़ें डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस। तो देखो भाई ये हमारा सिलेबस है। ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन मैं केवल यहाँ पर हिस्ट्री की बात करने वाला हूँ क्योंकि हिस्ट्री आपका जो पार्ट ए है पेपर 1 का, उसमें 150 मार्क्स का हिस्ट्री और भारतीय समाज से आने वाला है। इसमें अगर हम पहला और दूसरा टॉपिक देखें तो ये दोनों हिस्ट्री से संबंधित हैं। जबकि अगर मैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको देखूँ तो वो हैं भारतीय समाज के हिस्से, ठीक है? तो इसका मतलब हिस्ट्री में आपको क्या-क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, फिर हर्षवर्धन। अब देखिए प्राचीन भारत में हमारी शुरुआत होती है पाषाण काल से, लेकिन यहाँ पर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल वो सारी चीज़ें गायब कर दी हैं। इसका मतलब है प्राचीन भारत में आपको क्या-क्या पढ़ना है? आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, लेकिन मौर्य साम्राज्य जब भी आप पढ़ोगे तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप उसको मिस नहीं कर सकते। लेकिन हम जो पाषाण काल है उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका ज़िक्र नहीं हुआ है। तो हमको क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है। मौर्य साम्राज्य के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना है। फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसके बाद उत्तर गुप्त काल को भी पढ़ना है आपको क्योंकि ये संक्रमण काल होता है हर्षवर्धन और गुप्त काल के मध्य, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर हर्षवर्धन पढ़ना पड़ेगा, हर्षवर्धन के बाद ये हो गया आपका प्राचीन भारत। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्राचीन भारत में 8 से 10 टॉपिक हैं, उनमें से केवल आपको 3 या 4 टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये समझना, डिकोड करना कि सिलेबस आपसे कहना क्या चाहता है, ये बहुत ज़रूरी है तैयारी से पहले। तो ये इसलिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ उठाई है और ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आप देखिए ये जो हर्षवर्धन काल है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 600 से 700 ईस्वी के आसपास। इनका साम्राज्य का अंत हो जाता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के बाद जब 700 में कंप्लीट हो रहा है हर्ष, तो यहाँ से 700 के बाद 800 से लेके 1000 या फिर 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, वो यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने गायब कर दिया है। मतलब अच्छी बात है क्योंकि जो ये वाला टाइम होता है 800 से 1000 ईस्वी के आसपास का, यहाँ पर संक्रमण काल बोलते हैं इसको। संक्रमण काल बोलते हैं, इसका मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे राजा होते हैं, जिनमें कि राजपूत वंश आ जाते हैं बहुत सारे, पाल, प्रतिहार, गुर्जर, ज़माने भर के राष्ट्रकूट, तो उन सब चीज़ों को इन्होंने खत्म कर दिया है। मतलब जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है ना आपका, वो कंप्लीट यहाँ पर है ही नहीं आपको। ये देखिए यहाँ पर 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी स्टार्ट हुई है। तो ये अच्छी बात है, अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हैं और आप सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उन चीज़ों पर भी टाइम देंगे जहाँ पर टाइम नहीं देना है। इसलिए यहाँ पर जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 11वीं से 14वीं शताब्दी, जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यात्रियों के बारे में बताना है। 11वीं से 14वीं शताब्दी में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण को बताना है, बस। केवल आपको यात्रियों को उठाना है और वो पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर देखिए मध्यकालीन भारत की जो भक्ति सूफी परंपरा है, मतलब कि जो आपके कबीर हैं, मीरा हैं, कालिदास हैं, तुलसी हैं, कालिदास नहीं, तुलसी हो गए। इनके साथ-साथ सूफी संत जो हो जाते हैं हमारे, यहाँ से भी क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, एमपीएसआई में। तो सूफी संतों में जो निजामुद्दीन औलिया हैं या फिर काकी हैं, जो बख्तियार काकी हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। फिर विजयनगर साम्राज्य के बाद मुगल साम्राज्य जब भी पढ़ोगे तो सल्तनत काल पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर सल्तनत काल इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको सल्तनत काल पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सल्तनत दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मध्यकालीन भारत आता है और मुगल साम्राज्य आता है, तो उसके पहले आपको सल्तनत काल पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर राजपूत काल पढ़ना ज़रूरी नहीं था।
तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में यहाँ पर देखिए विद्रोह पढ़ना है आपको, मतलब सब कुछ पढ़ना है। आधुनिक काल में आपको लगभग सब कुछ पढ़ना है। फिर आखिरी टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक, उसमें क्या करना है आपको 1947 के बाद जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पटेल साहब हैं, उनके द्वारा पुनर्गठन का काम शुरू किया जाता है। पुनर्गठन मतलब जो राज्य थे उनको जोड़ने का और उनको नए राज्य बनाने का। तो इसके क्रम में आपको जाना है अंत तक, मतलब जो अभी तक हम पुनर्गठन कर रहे हैं, जैसे कि गोवा है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना, फिर सिक्किम है या फिर जो पांडिचेरी है वो हमने कब अपने देश के संविधान में जोड़ा। इस टाइप की चीज़ें आपको कहाँ तक जानी है? अंत तक। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक पुनर्गठन से संबंधित, उनको कंप्लीट करना है आपको। तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री की बात कि आपको कैसे पढ़ना है हिस्ट्री। अब देखिए अगर मैं डिकोड करूँ हिस्ट्री के टॉपिक्स को, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आपको पूरे हिस्ट्री में से केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। पूरी हिस्ट्री में से भारतीय जो इतिहास है उसमें से केवल 15-16 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में तो पहले से ही छोड़ के दिया है, तो क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ें? तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस आपसे क्या कहना चाहता है। तो चलते हैं आगे हम। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सोर्स है, वो क्या हो सकता है। देखिए, ये मैंने सोर्स बताया था और कुछ लोग होंगे जो एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका स्कोर एमपीएसआई में भी काफ़ी अच्छा है, तो उनसे मैं बोलूँगा कि आप अगर आपने ये बुक्स पढ़ी हैं और इनके कोई नोट्स बनाए हैं आपने, प्लीज़ आप अपने नोट्स से ही पढ़ें। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी कोचिंग की तैयारी कर रहे थे और आपने फिर भी नोट्स बनाए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कॉमन कंटेंट जो कि लूसेंट है, जो आपको सबको पता है कि लूसेंट से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं लूसेंट को प्रेफ़र नहीं करता हूँ हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में लूसेंट में फैक्ट्स ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जिस टाइप का एग्ज़ाम हमें प्रीलिम्स में देखने देखने को मिला एमपीएसआई में, वहाँ पर मुझे ये बात समझ में आई कि प्रीलिम्स के हिसाब से मेंस भी उसी टाइप का रहेगा और उसमें इन्होंने केवल फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया है। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आए थे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था सॉरी अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों हुआ? उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। 3 स्टेटमेंट में से आपको एलिमिनेट करना था या फिर सही बताना था कि कौन-कौन से सही हैं। तो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं उसमें केवल आपको फैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फैक्ट के साथ-साथ थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो थ्योरी आपको ऐसी बुक से मिलती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूँ। आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करना है कोरा कागज़ यूपीएससी। क्या करना है, कोरा कागज़ यूपीएससी सर्च करना है। 67 पेज की एक बुक है, वो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, जाके पढ़िए बहुत ही अच्छे से। उसमें ग्राफ्स के साथ जो प्रमुख बुक्स हैं, उनके ऑथर हैं, फिर प्रमुख शब्द हैं, जो कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं या फिर यूपीएससी में पूछे जाते हैं, साथ में एमपी, पीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे कि फड़म या फिर सिक्कों के लिए जीतल, इन सब टाइप के जो शब्द आते हैं, उनको भी वहाँ पर बहुत ही ईज़ी तरीके से टेबल्स में, ग्राफ्स में कंप्लीट किया है। तो वहाँ से आप अपना जो हिस्ट्री है, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने डाल दी है, जल्दी से जाके देखो और इसका यूज़ मैं भी हर एग्ज़ाम के पहले करता हूँ, लगभग हर एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि इसमें कम टाइम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपने कोई भी आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है लूसेंट के अलावा, लूसेंट है पढ़िए, बिल्कुल भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, लूसेंट ही काफ़ी नहीं है। तो ये बात हो गई कि ऑथेंटिक सोर्स आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी होती है? टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है मेंस में, क्योंकि आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है मेंस में। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सबसे ज़रूरी बात होती है जब भी आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको क्या छोड़ना है एग्ज़ाम हॉल में। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आते हैं, जब भी स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 या 4 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर आपको सही बताना है कि सही कितने हैं, गलत कितने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज़ होती है और एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़ फॉलो करना। फिर किससे आपको टेस्ट लगाना है? तो देखिए, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्केट में कोई भी ढंग की टेस्ट सीरीज़ एमपीएसआई मेंस के लिए अवेलेबल नहीं है।
यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक क्योंकि सबके बीच में ये फ़ेमस है इसलिए लिखा है और मैं मुझे कोई नाम ही याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने फ़ॉलो करके देख लिया प्रीलिम्स के टाइम पे काफ़ी 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने फ़ॉलो किया था। बट दे आर वेस्टिंग योर टाइम मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और हम क्या पूछ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन जैसे ही यहाँ पर कुछ भी मुझे अपडेट दिखेगी या फिर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि यूपीएससी में उस लेवल के होते हैं साथ में एमपी पीएससी जैसे लेवल को या फिर एमपी ईएसबी के लेवल को साथ में मिला के मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई टेस्ट या फिर जो टेस्ट सीरीज़ है, उसको लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इससे संबंधित एमपी, एसआई से संबंधित कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए है? अगर आप उसमें कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और अगर लोग पढ़ने वाले हों तो मैं उस पे भी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए है? चलिए इसी के साथ सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी बहुत सारा सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। बहुत ही जल्द हम बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं धीरे-धीरे अपने चैनल पर और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करने वाले हैं। बुक्स रिव्यू हो जाएगा और एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ-साथ हम कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ मेरे भाई-बहन हैं, उनको भी मैं इस चैनल पर लाकर आपसे बात कराऊँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ा और मोटिवेट रह सकें। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।